हेलो मैं स्टूडेंट, क्या हाल है। मैं आपका केमिस्ट्री का फैकल्टी मिस्टर प्रेम कुमार सिंह आज फिर सब लोग का उज्जवल स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग अपना फिजिकल केमिस्ट्री का यानी कि भौतिक रसायन का चैप्टर नंबर 2 है। लेकिन ये चैप्टर मैं आपको पहले पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा पहला चैप्टर है ठोस अवस्था उसको। और जो हमारा दूसरा चैप्टर है वो है हमारा विलियन, जिसको मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूं। और विलियन चैप्टर का हम लोग आज कवर करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 1। और लेक्चर नंबर 1 सिलेबस के बारे में मैंने आपको पिछले क्लास में बता दिया था, तो सिलेबस हम लोग डिस्कस कर लेते। सिलेबस में मैं वहां पे आपको बताया हूँ कि सिलेबस में ही मैंने आपको बताया था कि जो विलियन चैप्टर है ना अपना, वो भौतिक रसायन से सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला चैप्टर है एग्जामिनेशन में, आपके बोर्ड एग्जाम में। अगर आपके बोर्ड में सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर भौतिक रसायन किसी चैप्टर से पूछा जाता है तो वो विलियन चैप्टर से ही पूछा जाता है। तो बच्चे, आज हम लोग अपना उसी चैप्टर को हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसका हम लोग आज लेक्चर नंबर 1 करेंगे। इस लेक्चर में आज मैं आपको थोड़ा सा पहले तो परिचय दूंगा विलियन के बारे में, विलियन क्या होता है, फिर विलियन के प्रकार की बात करेंगे, और उसके बाद हम लोग डिटेल में विलियन को समझेंगे। और जो जो बातें मैं अभी आज के लेक्चर में आपको बताऊंगा, यही बातें आपको पूरे चैप्टर में याद रखने हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं बिना विलंब किए हुए। देखो, सबसे पहले तो बच्चा हम लोग बात यही करेंगे कि विलियन क्या होता है। जो हमारा चैप्टर का नाम है विलियन, ये विलियन होता क्या है। इस विलियन पे जाएं उससे पहले इस विलियन को समझने के से पहले हमको 2-3 पद समझने पड़ेंगे, 2-3 चीजें समझनी पड़ेंगी, जिससे हमको विलियन को समझने में आसानी हो जाए। आपने अपने 9th क्लास में या जूनियर क्लास में मिश्रण के बारे में पढ़ रखा होगा। ये तो सभी बच्चे पढ़ रखेंगे कि मिश्रण क्या होता है। मिश्रण में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यह मिश्रण 2 तरह का होता है। एक होता है समांगी मिश्रण, और एक आप लोग पढ़े होंगे असमांगी मिश्रण। एक पढ़े होंगे असमांगी मिश्रण, एक पढ़े होंगे समांगी मिश्रण, और एक पढ़े होंगे असमांगी मिश्रण। अब ये समांगी और असमांगी मिश्रण क्या है सर? देखो, जैसे मैं आपको एग्जांपल के उदाहरण से समझाता हूं। मान लो मेरे पास 2 मिश्रण है। मान लो मेरे पास 2 मिश्रण है। इस मिश्रण के जो अवयव हैं, अवयव मतलब जिन चीजों से मिलकर ये मिश्रण बना है, मान लो इस मिश्रण का अवयव के रूप में हमने ले लिया पानी और हमने ले लिया चीनी। और जो दूसरा मिश्रण है अपना, इसका अवयव मेरे पास कौन कौन है? इस मिश्रण में जो अवयव है वो है बालू और पानी, वो है बालू और पानी। अब तुम क्या करो, थोड़ा देर वेट करो। इस मिश्रण को तैयार करने के बाद थोड़ा देर वेट करो। जब चीनी पूरे अच्छे तरीके से इस विलियन में घुल जाए, इस पानी में घुल जाए, उसके बाद तुम क्या करो, एक चम्मच उठाओ। उस चम्मच को उठा करके यहां से निकालो चीनी पानी को, यहां से निकालो चीनी पानी को, कहीं से मन करे पूरे मिश्रण में जहां से मन करे वहां से निकालो। और निकाल करके इस मिश्रण को क्या करो, चखो। इस मिश्रण का स्वाद लो, टेस्ट करो। जब तुम टेस्ट करोगे ना मिश्रण को, तो तुमको क्या पता लगेगा कि जहां कहीं से भी आपने चीनी पानी को निकाल के टेस्ट किया, हर जगह से चीनी पानी का टेस्ट हमको एक समान लगेगा। यानी कि मीठापन हर जगह पे एक समान लगेगा। मीठापन आपको हर जगह क्या लगेगा, एक समान लगेगा। अगर मीठापन अगर हर जगह एक समान है, तो ये चीज क्या बता रहा है? ये चीज ये बता रहा है कि इस मिश्रण में हर जगह पे पानी और चीनी का मात्रा एक समान है। यानी कि इस पूरे मिश्रण में जो अवयवों का संगठन है, अवयवों का जो संगठन है, यानी कि अवयवों की जो मात्रा है, अवयव क्या कहते हैं, पानी और चीनी, इन दोनों अवयव की मात्रा इस पूरे मिश्रण में क्या है, एक समान है। तभी तो हमको हर जगह पे मीठापन एक समान लग रहा था। लेकिन वहीं पे जो मेरे पास दूसरा मिश्रण है, जो पानी और बालू का है, जो पानी और बालू का है बच्चा, तो यहां पे है मान लो पानी बालू का मिश्रण। यहां से निकालो, यहां से निकालो, यहां से कहीं से मन करे वहां से निकालो। तुम ये बात अच्छे से जानते हो कि बालू पानी में नहीं घुलता है। अगर बालू को पानी में डालोगे तो वो बालू जाकर के इसके तली में बैठ जाएगा अच्छे से। ज्यादातर बालू कहां भाग जाएगा, तली में। कुछ कुछ बालू ऊपर में इस प्रकार से फैले रहते हैं। तो अगर आप यहां से निकालोगे चीनी बालू का मिश्रण और यहां से निकालोगे, तो यहां वाले पे आपको बालू कम दिखेगा पानी में, यहां वाले पे बालू आपको ज्यादा दिखेगा पानी में। मतलब क्या हुआ, मतलब ये इस मिश्रण से हमको ये पता चला कि इस मिश्रण में जो अवयव है, वह अवयव पूरे मिश्रण का, उस अवयव का संगठन पूरे मिश्रण में एक समान नहीं है। यानी कि जो बालू और पानी का मिश्रण था ना, उस मिश्रण में बालू और पानी की मात्रा हर जगह एक समान नहीं है। लेकिन इस वाले मिश्रण में क्या था, चीनी और पानी का मात्रा हर जगह पे एक समान था। तो जिस मिश्रण में अवयवों का मात्रा पूरे मिश्रण में एक समान होता है, उसी मिश्रण को हम लोग बोलते हैं क्या, समांगी मिश्रण। क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण। और जिस मिश्रण में
अवयवों की मात्रा पूरे मिश्रण में एक समान नहीं होती है, अलग अलग संगठन होती है अवयवों की, उस मिश्रण को बोला जाता है असमांगी मिश्रण। उस मिश्रण को क्या बोलते हैं हम लोग? असमांगी मिश्रण। और अगर मेरे पास कोई समांगी मिश्रण है तो वही समांगी मिश्रण आपका क्या बन जाता है? विलयन बन जाता है। यानी कि मैं एक बात बताऊं कि विलयन क्या होता है, ये बात तय हो गया कि विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। यानी कि जो समांगी मिश्रण मतलब समांगी मिश्रण होंगे वो आपके क्या होंगे? वो आपके विलयन होंगे। वो आपके क्या होंगे? विलयन होंगे। ये बात समझ में आया? अच्छा अच्छा, मिश्रण जो है वो दो अवयव का भी हो सकता है, मिश्रण आपका तीन अवयव का भी हो सकता है, मिश्रण आपका चार अवयव का भी हो सकता है। अवयव मतलब जिससे मिलकर मिश्रण बनता है, उन कंपोनेंट को अवयव बोलते हैं। जैसे यहाँ पे चीनी और पानी का मिश्रण था तो इस मिश्रण का अवयव कौन कौन हो गया? चीनी एवं पानी। तो ऐसे ही मान लो मेरे पास अगर इस चीनी पानी के साथ नमक भी मिला दिए तो जो एक नया मिश्रण बना उस मिश्रण का अवयव हो जाएगा चीनी पानी नमक, जिसको हम लोग, और चीनी पानी नमक का मिश्रण अगर आपका समांगी है तो वो क्या हो जाएगा? आपका विलयन हो जाएगा। यानी कि मेरे पास अगर कोई समांगी मिश्रण है तो उसमें अगर दो अवयव हो या दो से ज्यादा अवयव हो, कितने भी अवयव का समांगी मिश्रण क्यों ना हो, वही आपका क्या कहलाएगा? विलयन कहलाएगा। वही बात यहां लिखा हुआ है कि दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो अवयव हो या दो से अधिक अवयव हो, अगर वो समांगी मिश्रण बना रहा है तो वो क्या कहलाएगा? विलयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विलयन कहलाएगा। अब आपको हमारे हिसाब से विलयन क्या होती है समझ में आ गई होंगी। देखो, विलयन बहुत तरह के हो सकते हैं। विलयन को अगर हम लोग अवयव के मात्रा के आधार पर बांटे तो विलयन बहुत तरह के हो सकते हैं। जैसे द्विअंगी विलयन हो सकते हैं, त्रिअंगी विलयन हो सकते हैं, उसके बाद आपका क्या कहते हैं उसको, चतुरंगीय विलयन हो सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है? द्विअंगी विलयन त्रिअंगी विलयन मतलब जिस विलयन में केवल दो अवयव हो वो द्विअंगी विलयन होंगे, जिस अवयव में तीन अवयव हो वो त्रिअंगी विलयन होंगे। लेकिन जो हमारा सिलेबस है, जो हमको अपने सिलेबस में पढ़ना है, जो क्लास 12th में आप लोगों को पढ़ना है बच्चा, वो किस विलयन के बारे में पढ़ना है? वो पढ़ना है हमें द्विअंगी विलयन के बारे में। वो हमें पढ़ना है द्विअंगी विलयन के बारे में। तो अगर मान लो मेरे पास कोई ऐसा समांगी मिश्रण हो, अब समांगी मिश्रण है तो विलयन होगा, ये बात तय है। अगर ऐसा समांगी मिश्रण हो जिसमें केवल दो अवयव उपस्थित हो, जिसमें केवल दो अवयव उपस्थित हो, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे द्विअंगी विलयन। केवल दो अवयव वाले समांगी मिश्रण को हम लोग क्या बोलेंगे? द्विअंगी विलयन। क्या बोलेंगे? द्विअंगी विलयन। बोलो, क्लियर हो गया? वही बात लिखा हुआ है, केवल दो घटकों के समांगी मिश्रण को द्विअंगी विलयन कहा जाता है। अच्छा, अगर द्विअंगी विलयन है तो उसमें दो अवयव होंगे, ये बात हमें पता चल गया। अगर मेरे पास कोई द्विअंगी विलयन है तो इस द्विअंगी विलयन में दो अवयव होंगे। जैसे मान लो हमने माना कि एक अवयव ए है और दूसरा अवयव क्या है? बी है। इन केवल दो अवयव है जिस विलयन में, तो वो द्विअंगी विलयन। और इन दोनों अवयव में से आपको, इन दोनों अवयव का अपना अपना एक नाम होता है। इसमें से कोई एक अवयव आपका विलायक हो जाएगा, इसमें से कोई एक अवयव को हम लोग विलायक बोलेंगे और किसी दूसरे अवयव को हम लोग विलयी बोलेंगे। अब सवाल ये उठा कि सर किसी को भी विलायक और किसी को भी विलयी बोल देंगे क्या? नहीं, ये बात तय है कि द्विअंगी विलयन होगा तो दो अवयव होगा, उस दो अवयव में से एक अवयव आपका विलायक होगा और दूसरा अवयव का क्या होगा? विलयी होगा। लेकिन क्या किसी भी अवयव को हम लोग विलायक और विलयी बोल देंगे क्या? नहीं। इसके लिए आपको ध्यान देना होगा कि जो द्विअंगी विलयन अपने पास है, उन द्विअंगी विलयन में जो दो अवयव हैं, उस द्विअंगी विलयन में जो दो अवयव हैं, उन दोनों अवयव में से जो ज्यादा मात्रा में उपस्थित होगा विलयन में, जो ज्यादा मात्रा में उपस्थित होगा विलयन में, उस अवयव को हम लोग विलायक बोलेंगे और जो दूसरा अवयव होगा उससे हम लोग क्या बोलेंगे? विलय। और इसका मतलब अगर एक ज्यादा मात्रा में है तो दूसरा उसके तुलना में क्या होगा? विलयन में कम मात्रा में। तो जो द्विअंगी विलयन में दो अवयव होते हैं, उन दोनों अवयव में से जो ज्यादा मात्रा में होगा उसे विलायक बोलते हैं बच्चा, और जो कम मात्रा में होता है उसे विलय बोला जाता है। तो ये कहानी होती है द्विअंगी विलयन की, और हमारा सिलेबस भी यही है। तो अभी के बाद इस चैप्टर में जहां कहीं भी मैं विलयन की चर्चा करूं, सुनो बात को गौर से, अभी के बाद इस पूरे चैप्टर में मैं जहां कहीं भी
अगर विलयन की बात करूं तो हमें वहां बताना ना पड़े कि मैं द्विअंगी विलयन का बात कर रहा हूं, वो आपको खुद में समझ के चलना है कि सर द्विअंगी विलयन का ही बात कर रहे हैं। उसके बाद एक और पॉइंट ध्यान पे रखना, इस पूरे चैप्टर में कहीं पर भी मैं ए यूज करूं, क्या यूज करूं, ए, तो समझ लेना सर विलायक की बात कर रहे हैं, और अगर बी यूज करूं तो समझ लेना बच्चा सर विलय की बात कर रहे हैं। ये दो बात आपको ध्यान पे रखना है इस पूरे चैप्टर में, कि जब भी विलयन बोलूं अपने आप आपको समझ लेना है कि द्विअंगी विलयन की बात हो रही है, अगर ए यूज करूं तो समझ लेना विलायक की बात हो रही है, और अगर बी यूज करूं तो समझ लेना विलय की बात हो रही है। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं किसके ऊपर में, यही बात डेफिनेशन आपका यहां पे लिखा हुआ है विलायक और विलय का, देख लेना। अब आ जाते हैं हम लोग अपने विलयन के प्रकार के ऊपर में, इसके ऊपर में विलयन के प्रकार के ऊपर में। यहां से ऑब्जेक्टिव में कभी कभार बिहार बोर्ड वाले खुश होकर के क्वेश्चन दे देते हैं। खुश होकर के क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आपको फ्री में मार्क एग्जाम नंबर देके जाएगा। तो अगर कोई क्वेश्चन आपको फ्री में नंबर देके जा रहा है तो इसका मतलब आप सामने वाला आप पे मेहरबान है, वो खुश है, इसीलिए बोले कि खुश होकर के बिहार बोर्ड में यहां से एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो क्या होता है, पहली बात विलयन के प्रकार। इस विलयन के प्रकार पे जाओ उससे पहले मैं आपको यहां पे कुछ समझाना चाहता हूं, गौर से समझने की कोशिश करिएगा। देखो होता क्या है ना, कि जो हमारा विलयन है, हमें बात करनी है द्विअंगी विलयन की ही, तो हमारा जो विलयन है उसमें दो अवयव होंगे, एक अवयव होंगे विलायक और एक अवयव होंगे विलय। ये बात तो जग जाहिर है, जो कि मैंने तब से आपको यही बता रहा था, मैं भी तब से आपको यही बता रहा था कि द्विअंगी विलयन में एक होगा विलायक और दूसरा होगा विलय। दूसरा क्या होगा बच्चा? विलय। अब जरा गौर से सुनो। अच्छा, आपको पता है कि दुनिया में जो कुछ भी दिखता है जिसमें भार होता है उसे पदार्थ कहते हैं, तो विलायक और विलय तो पदार्थ होगा ना। और पदार्थ का तीन भौतिक अवस्था हम लोग जनरली सामान्यतः पढ़ते हैं, एक ठोस, एक द्रव और दूसरा गैस। तो अगर मान लो अपना कोई विलायक है, मान ले बच्चा अपना कोई विलायक है, ये विलायक आपका ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं। उसी प्रकार से जो आपका विलय है, ये विलय भी या तो ठोस होगा, या तो द्रव होगा, या तो गैस होगा, या तो क्या होगा? गैस होगा। अच्छा, मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे बोला कि हमने एक द्रव और ठोस का, मतलब हमने विलायक के रूप में ले लिया द्रव, विलायक के रूप में हमने क्या ले लिया बच्चा? विलायक के रूप में हमने ले लिया द्रव, ठीक है, ले लिए। और विलय के रूप में मान लो हमने ले, कुछ भी ले सकते हैं ना, कोई भी एक विलय किसी भी अवस्था में हो सकता है, लेकिन मान लो यहां जो मेरे पास विलयन है उसमें विलय मान लो ठोस अवस्था में है, और जो विलायक है वो मान लो अपना द्रव अवस्था में है। वो किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि एक बात बताओ मेरे को, कि जो दोनों विलय और विलायक को मिला के जो यहां विलयन बना, जो यहां पर विलयन बना, इस विलयन का भौतिक अवस्था बताओ जरा क्या होगा? इस विलयन का भौतिक अवस्था बताओ क्या होगा? ये विलायक का भौतिक अवस्था द्रव था, ये विलय का भौतिक अवस्था ठोस था। दोनों विलायक विलय को मिलाकर के एक विलयन बनाए, जो विलयन बना उसका भौतिक अवस्था क्या होगा? क्या वो ठोस होगा, क्या वो द्रव होगा, या फिर वो आपका गैस होगा? क्या होगा बताओ? तो देखो भाई, किसी भी विलयन का बच्चा, यहां पे एक बात याद रखना, विलयन का भौतिक अवस्था जब भी पूछे ना, जब भी विलयन का भौतिक अवस्था आपसे पूछे तो आप बस कुछ मत करना, आप एक बार विलायक की तरफ देखना। किसके तरफ देखना? एक बार विलायक की तरफ देखना। और विलायक की तरफ देखने पे जो विलायक का आपको भौतिक अवस्था दिख रहा होगा ना, समझ लेना विलयन का भौतिक अवस्था वही होगा। तो विलायक का भौतिक अवस्था बराबर विलयन का भौतिक अवस्था, ये बात ध्यान पे रखना। सॉरी, विलयन का या विलायक जो भी, तो विलायक का भौतिक अवस्था जो होगा वही भौतिक अवस्था किसका होगा बच्चा? विलयन का। तो विलय का भौतिक अवस्था क्या है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है।
कभी भी अगर हमको विलयन का भौतिक अवस्था पता लगाना हो, कभी भी हमें विलयन का भौतिक अवस्था पता लगाना हो, तो एक नजर आप विलायक के भौतिक अवस्था पे डालना। जो भौतिक अवस्था विलायक का होगा ना, वही भौतिक अवस्था किसका होता है, विलयन का होता है। तो उस प्रकार से जो यहाँ पे जो विलायक और विलय हमने लिया था, उन विलायक और विलय को मिला करके जो विलयन बना, इस विलयन का भौतिक अवस्था पूछेगा। तो एक बार विलायक देखो, दिख लिया, विलायक का अवस्था देखो क्या है, द्रव, तो यही अवस्था किसका हो जाएगा, इस विलयन का हो जाएगा। ये बात आपको शायद याद रहेगी, ये बात आपको शायद याद रहेगी। अगर याद रहेगी तो सुनो, तो इन्हीं विलयन के भौतिक अवस्था के आधार पे, विलयन के भौतिक, विलयन में मौजूद ठोस और द्रव के, सॉरी क्या कहते हैं, विलयन में मौजूद विलायक और विलय के, विलयन में मौजूद विलायक और विलय के भौतिक अवस्था के आधार पे, भौतिक अवस्था के आधार पे विलयन को टोटल 9 भाग में बांटा जाता है। कितने? 9 पार्ट्स में। ये 9 पार्ट कहां से आया भाई? अब तुम सोचो, सुनो, हमने मान लो विलायक ले लिया ठोस, हमने क्या किया, हमने मान लो विलायक ले लिया ठोस, हमने विलायक ठोस ले लिया, ठीक। अब विलायक तो ठोस ले लिए, लेकिन इस विलायक में जो ये विलय है, ये विलय आपका ठोस भी हो सकता है, ये विलय आपका द्रव भी हो सकता है, और ये विलय आपका गैस भी हो सकता है कि नहीं? तो अगर विलायक के रूप में ठोस है, लेकिन विलय तो आपका वहां पे ठोस में, इस विलायक में ठोस भी हो सकता है, या द्रव भी हो सकता है, या तो गैस भी हो सकता है। यानी कि अगर विलायक के रूप में हमने ठोस ले लिया, तो यहां पे इसके द्वारा, यहां से विलायक तो हमने ठोस ले लिया, लेकिन विलय हमारा बच्चा ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। आया ना बोलो, आया ना बोलो, बिल्कुल सही बोला ना मैंने, सही बोला ना मैंने। तो इस हिसाब से देखो, यहां पे मेरे पास 3 तरह का विलयन तैयार हो जाएगा, एक ठोस ठोस वाला, एक द्रव ठोस वाला, और एक गैस ठोस वाला। उसी प्रकार से अगर हमने विलायक द्रव ले लिया, तो विलायक न द्रव ले लिए, विलय तो आपका ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। यानी कि हमारे पास जो विलयन होगा, अगर वो विलयन का भौतिक अवस्था द्रव है, तो यानी कि विलायक का भौतिक अवस्था भी द्रव रहा होगा, लेकिन विलय तो ये 3 अलग अलग हो सकते हैं ना। यानी कि मेरे पास यहां से भी 3 विलयन बन सकता है, एक ठोस द्रव वाला, एक द्रव द्रव वाला, और एक गैस द्रव वाला। तो टोटल हो गए 6। अच्छा, उसी प्रकार से मान लो अगर मेरे पास विलायक गैस है, तो विलायक ना गैस है बच्चा, विलायक ना गैस है, लेकिन विलय तो आपका ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो इनसे भी हमको 3 प्रकार के विलयन दिख सकते हैं। तो 3 3 6 3 9, टोटल 9 प्रकार के विलयन हो गए, और उन्हीं 9 प्रकार के विलयन के बारे में हमें जानकारी चाहिए, हमें पढ़ने हैं, ठीक। तो चलो यहां पे हम लोग वही चार्ट आपको वही बात बता रहा है। तो यहां पे नोट में एक बात लिखा हुआ है, पढ़ो क्या, कि विलयन की भौतिक अवस्था, विलयन की भौतिक अवस्था विलायक की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। विलयन की भौतिक अवस्था विलायक की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। जिसमें ये बात तो समझ गया ना कि विलयन की भौतिक अवस्था क्या होगी, वो विलायक की भौतिक अवस्था पर निर्भर करता है। अब जैसे मेरे पास मान लो विलयन के प्रकार हैं, अगर मैंने बोला गैसीय विलयन, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर विलयन आपका गैसीय है, अगर विलयन आपका गैसीय है, इसका मतलब जो विलायक होगा वो किस अवस्था में होगा, वो विलायक आपका पक्का गैस अवस्था में होगा। किस अवस्था में होगा? गैस अवस्था में होगा। तो विलायक तो गैस अवस्था में है, लेकिन विलय तो आपका गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है। विलायक देखो, विलायक तीनों जगह पे गैस है, लेकिन विलय यहां पे गैस है, यहां द्रव है, यहां ठोस है। तो इस प्रकार से गैसीय विलयन 3 तरह के हो सकते हैं, गैस गैस वाला, द्रव गैस वाला, ठोस गैस वाला। मेन आपको इसका उदाहरण याद रखना है बच्चा, मेन आपको इसका उदाहरण याद रखना है। मेन इसके उदाहरण ही होते हैं, मेन इसके उदाहरण ही होते हैं। उदाहरण में क्या याद रखना है, सुनो। देखो, अगर हम लोग गैस गैस वाले का उदाहरण की बात करें, तो इसमें क्या होगा, देखो जैसे मेरे पास विलय गैस है और विलायक गैस है, और इसका समान उदाहरण
तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसों का मिश्रण, क्लियर सी बात है, ऑक्सीजन भी गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है, दोनों गैस का मिश्रण ले लो, गैस गैस विलयन का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, विलायक के रूप में गैस रखो और विलय के रूप में द्रव रखो, ऐसा कोई विलयन बताओ जिसमें विलायक गैस हो और विलय आपका द्रव हो। तो देखो, क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस में मिश्रित किया जाए, अगर क्लोरोफॉर्म क्या होता है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3, ये एक प्रकार का द्रव होता है, ये रूम सामान्य तापमान पे, ये कमरे की ताप पे ये आपका क्लोरोफॉर्म द्रव अवस्था में होता है। तो अगर इस क्लोरोफॉर्म को हम लोग नाइट्रोजन गैस के साथ मिलाएं, यानी कि आपका विलायक तो गैस हो गया, लेकिन जो द्रव, जो आपका विलय है वो क्या है, द्रव, तो वो द्रव गैस का उदाहरण हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस में मिश्रण किया जाए। अच्छा, ऐसा कोई उदाहरण बताओ जिसमें विलायक ठोस हो लेकिन विलय गैस हो, ऐसा कोई उदाहरण बताओ जिसमें विलायक ठोस हो लेकिन विलय आपका विलायक गैस हो लेकिन विलय ठोस हो, यानी कि गैस में ठोस बड़ी खतरनाक चीज है भाई, आसान सा है ना कि गैस के अंदर में ठोस को घोलना है। आपने कर्पूर देखा है क्या, आपने कर्पूर देखा है क्या, घर में हम लोग पूजा करते हैं ना, तो आरती में देखना है व्हाइट कलर का इतना बड़ा छोटा सा होता है बटन टाइप, इसको जलाते हैं तो इसमें बहुत जल्दी से आग भी पकड़ता है और काफी लंबे समय तक, इसी को तो कर्पूर कहते हैं, जो आरती वगैरह में यूज किया जाता है। तो कर्पूर को अगर हम लोग नाइट्रोजन गैस के साथ मिक्स कर दे तो कर्पूर होता है ठोस अवस्था में, नाइट्रोजन आपका गैस है, तो ठोस का गैस में विलयन अगर बना दिए, कर्पूर का अगर विलयन बना दिए नाइट्रोजन गैस के साथ, तो नाइट्रोजन गैस आपका यहाँ पे विलायक के रूप में है और कर्पूर आपका यहाँ पे विलय के रूप में है, यानी कि ठोस का मिश्रण है गैस में। तो कर्पूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन एग्जांपल हो जाएगा किसका, ठोस गैस मिश्रण का। आगे आओ, तो ये तीन प्रकार के विलयन हमको दिख गए गैसीय विलयन में। अब हम लोग आगे बात कर रहे हैं द्रव विलयन का। भाई जहां ही हम द्रव विलयन की बात किए, यानी कि अगर विलयन का भौतिक अवस्था द्रव है तो आंख बंद करके समझ में आ जाना चाहिए, मतलब आपका विलायक क्या रहा होगा, द्रव रहा होगा। भाई विलायक ना द्रव रहा होगा, विलय तो गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। तो इस प्रकार से द्रव विलयन के भी तीन प्रकार, कौन कौन, गैस द्रव वाला, द्रव वाला, ठोस द्रव वाला। तो अच्छा, गैस द्रव वाला विलयन का एक उदाहरण बताइए सर। यानी कि द्रव के अंदर में गैस, भाई पानी में ऑक्सीजन घुला हुआ है तो पानी द्रव है और ऑक्सीजन गैस है, तो द्रव के अंदर में गैस का मिश्रण हो गया ना ये। तो यानी कि जल में घुली हुई ऑक्सीजन किसका उदाहरण हो गया, गैस द्रव विलयन का उदाहरण हो गया। अच्छा, द्रव के अंदर द्रव, ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है, पानी में दूध मिला दे, पानी में तुम क्या मिला दो, दारू मिला दो, यानी कि शराब यानी कि अल्कोहल मिला दो, तो जल में घुला हुआ एथेनॉल, जल में घुली हुई एथेनॉल, एथेनॉल क्या होता है, अल्कोहल है, इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, क्या होता है, C2H5OH, ये होता है एथेनॉल का सूत्र। ये आपका एक द्रव होता है कमरे की ताप पे, और द्रव है, पानी भी द्रव है, दोनों का मिश्रण तैयार कर दिए तो ये समांगी मिश्रण बन जाता है, और इसका मतलब ये द्रव गैस का, द्रव विलयन का उदाहरण हो गया। अच्छा, ठोस द्रव का उदाहरण दो कोई, यानी कि द्रव विलायक के अंदर में ठोस गैस घुला, अगर ठोस घुला हुआ हो, भाई तो बहुत कॉमन है, शरबत पीते हो ना, ग्लूकोज पानी पीते हो ना, ग्लूकोज हो गया ठोस, चीनी हो गया ठोस, उसको मिला दो पानी में, पानी हो गया द्रव। अगर पानी वहां विलायक है, ग्लूकोज चीनी आपका विलय है, तो ये ठोस द्रव गैस का उदाहरण हो, ठोस द्रव विलयन का उदाहरण हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो ये एग्जाम्पल आप उदाहरण ध्यान पे रखना है। यहां जो उदाहरण बता रहे हैं ना, ये वाला ठोस विलयन का जो उदाहरण बता रहे हैं ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज्यादातर यही आता है, ठोस विलयन वाला ही आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। ठोस विलयन में मान लो, ठोस विलयन जैसे ही बोल दिए, जैसे ही बोले विलयन, ठोस विलयन मतलब विलयन का भौतिक अवस्था ठोस, तो मतलब विलायक भी क्या रहा होगा फिर, यानी कि इसका मतलब विलायक भी आपका क्या रहा होगा, विलायक भी आपका ठोस ही रहा होगा, विलायक भी आपका बच्चा ठोस ही रहा होगा। तो विलायक भी ठोस है, लेकिन विलय तो आपका गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। तो गैस ठोस का उदाहरण दो, द्रव ठोस का दो और ठोस का दो। तो ठोस के अंदर में गैस का घुला होना, तो भाई हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन, पैलेडियम क्या होता है, एक ठोस होता है, ये एक आपका तत्व है जो आपका ये
उत्प्रेरक की तरह काम करता है। तो पैलेडियम के साथ जब आप गैस को, हाइड्रोजन को मिलाओगे ना, तो ये हाइड्रोजन क्या होता है, पैलेडियम के साथ विलयन तैयार कर देता है। हाइड्रोजन एक गैस रहा, पैलेडियम एक ठोस रहा, तो ठोस में गैस का विलयन बन गया, यानी कि ये ठोस गैस विलयन का उदाहरण हो, गैस ठोस विलयन का उदाहरण हो गया। और अगर विलायक ठोस था तो यानी कि ठोस विलयन हो जाएगा। ठोस विलयन में भी कौन सा ठोस विलयन, गैस ठोस विलयन। उदाहरण क्या रखना है याद, हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन। अच्छा, मान लो अपना विलायक तो ठोस है लेकिन विलय आपका द्रव है। विलय आपका क्या है, द्रव है। विलायक तो ठोस है लेकिन विलय आपका क्या है, द्रव है, यानी कि ठोस में घुला हुआ हो द्रव। इसका उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, पढ़ो पहले क्या लिखा हुआ है। पारे का सोडियम के साथ अमलगम। अमलगम वर्ड हम लोग तब लगाते हैं जब हम लोग पारा का मिश्रण तैयार करते हैं किसी के साथ। पारा क्या होता है भाई, मरकरी, जिसका सिंबल होता है, संकेत होता है Hg, इसका परमाणु संख्या होता है 80। और आपने ये भी जानते होंगे कि कमरे की ताप पे ये द्रव अवस्था में होता है। इस धरती पे पाए जाने वाले जितने भी तत्व हैं, इसमें केवल 2 ही तत्व द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। एक आपका हो गया पारा, दूसरा आपका हो गया ब्रोमीन। ब्रोमीन आपका अधातु है, पारा आपका धातु है। तो अगर पारा धातु को लिए रूम तापमान पे, उसका मिश्रण करवा दिए मान लो सोडियम के साथ, सोडियम आपका धातु होता है और ये ठोस अवस्था में होता है। पारा भी आपका धातु है लेकिन ये द्रव अवस्था में होता है। तो द्रव का मिश्रण तैयार कर रहे हैं ठोस के साथ, तो क्या वो ठोस विलयन का उदाहरण हो जाएगा। कैसा ठोस विलयन, द्रव ठोस विलयन। कौन सा विलयन, द्रव ठोस विलयन। और अमलगम वर्ड यहाँ अमलगम शब्द देख के कंफ्यूज मत करना, अमलगम यूज करें क्योंकि यहाँ पे पारे का मिश्रण है। पारा का मिश्रण जब होगा तो वहां अमलगम लगता है। क्लियर। अच्छा, ऐसा कोई उदाहरण बताओ जिसमें जो ठोस ठोस विलयन का हो। ठोस ठोस विलयन बोल रहे हैं मतलब विलयन ठोस है तो विलायक तो ठोस होना ही है, और द्रव उसमें विलय भी कैसा हो, ठोस हो, यानी कि ठोस में ठोस। अच्छा सुनो, तुमने 24 कैरेट गोल्ड का नाम तो सुना होगा, 24 कैरेट सोना। क्या लगता है तुमको कि 24 कैरेट सोना में पूरा का पूरा सोना ही होता है क्या, 24 कैरेट नहीं। अगर तुम प्योर सोना ले लोगे ना, सिर्फ सोना, तो भाई सोना एक्चुअल में ना बहुत सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। अगर उसको हल्का भी ठोक ठाक किया जाए तो आसानी से तोड़ा जा सकता है, उसको टूट जाता है। और अगर मान लो सोना इतना आसानी से टूट जाएगा तो जो महिलाएं, हमारी भारत की महिलाएं जो इतनी ज्यादा इच्छुक होती हैं सोने के जेवर की तरफ, पूरे विश्व का 11% सोना तो केवल हमारे भारतीय महिलाओं के पास है। सोच लो अब कितनी वो मतलब उनको कितना ललक होता है सोनों का। तो वो जो जेवर पहनेगी कान में, नाक में, आंख में, तो हल्का लगा कि टूट जाएगा, तो क्या फायदा है उसे जेवर बनाने का, क्या फायदा है ऐसा जेवर बनाने का। तो इसलिए क्या किया जाता है, सोना को हार्ड किया जाता है, उसको कठोर बनाया जाता है। कैसे, सोना के साथ ना उसको कठोर बनाने के लिए उसमें हम लोग थोड़ा बहुत क्या मिला देते हैं, थोड़ा बहुत हम लोग तांबा मिला देते हैं, यानी कि कॉपर मिला देते हैं। जैसे तुमको बोले कि 24 कैरेट गोल्ड, तो ये बात तय है कि इसमें 22 ही कैरेट सोना होगा, 2 कैरेट उसमें क्या होगा, तांबा होगा। क्योंकि जब हम लोग 2 कैरेट तांबा मिला देंगे ना 22 कैरेट सोना में, तो वो सोना क्या हो जाएगा आपका, कठोर हो जाएगा, ठोस हो जाएगा, तब वो आसानी से नहीं टूटेगा। तो तांबा भी आपका बच्चा ठोस होता है, सोना भी आपका ठोस होता है, दोनों को मिला दिए तो ये ठोस ठोस विलयन का उदाहरण हो गया। और इस प्रकार से आपके 9 प्रकार के विलयन आपको याद रखने हैं। इसके एग्जाम्पल मेन है, एग्जाम्पल को ध्यान पे रखिएगा। एग्जाम्पल के बाद आपका बच्चा ये होता है टॉपिक यहीं पे विलयन का प्रकार खत्म, और ये अपना पहला लेक्चर भी होता है यहीं पे खत्म। अब हम लोग मिलेंगे इसी चैप्टर के अपने अगले लेक्चर में, जिसमें हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है विलयन के सांद्रता, उनके बारे में। तो थैंक यू सो मच यहां तक पढ़ने के लिए। आपको पढ़ने के लिए मैं थैंक यू बोल रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग पढ़ने में सीरियस अभी से तो नहीं होने वाले हो। इसलिए बच्चा आगे लास्ट का मत सोचो कि बाद में जाके तैयारी करेंगे, अभी से जुड़ जाओ, मेहनत के साथ जुड़ जाओ, क्योंकि गेस के चक्कर में अभी से नहीं पढ़ना है। और लास्ट टाइम में जो बच्चे भटकते रहते हैं ना, इस चैनल उस चैनल, यहाँ वहां जहां तहां, गेस मिल जाए काम हो जाएगा, उसके चक्कर में अभी से मत पढ़ो, मन से पढ़ो, बेस मजबूत करो। आगे का तुमको नीट जेईई का भी एग्जाम देना होगा, तो बेस अगर यहाँ से मजबूत करोगे ना तो आगे आप एग्जाम दोगे तो आपको आसानी होगा कोई चीज को डिटेल्ड में पढ़ने में। तो ये चीज आपको समझना है। तो इसी के साथ मैं आप इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच, टेक केयर यू ऑल, लव यू ऑल, बाय बाय। मिलते हैं बच्चे अगले लेक्चर में।